घमंडी सास। मणिपुर में कोकिला नाम की एक घमंडी सास रहती थी। वो हमेशा उसकी बहू सुनीता पर गुस्सा करते रहती थी। सुनीता बहुत अच्छी लड़की थी, इसलिए सास कितने भी कष्ट दे चुपचाप सहन करती थी। ये देखो तो सालन में स्वाद ही नहीं है। तुम्हारे मायके में खाते होंगे ऐसे बेस्वाद पकवान, यहाँ नहीं चलेगा। रात में जो चिकन बना वो कहाँ रखा है? लगता है मायके पार्सल हो गया। माना कि मेरे मायके वाले बहुत गरीब है, लेकिन बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। वाह, जबान तो देखो कैंची की तरह कैसे चल रही है। लगता है यहाँ का खाना खाकर बहुत चर्बी चढ़ गई है। सारी चर्बी उतार के रख दूंगी, देख लेना। ये सुनकर सुनीता रोने लगती है। फिर कोकिला कहती है, ये बहुत अच्छा है। म्युनिसिपालिटी की टैप में पानी आए ना आए, तेरी आंखों में तो हमेशा पानी रेडी रहता है। रोना बंद करो, जाओ जाकर चाय लेकर आओ। सुनीता रसोई में जाकर चाय बनाकर लाती है। सासू माँ, आपकी चाय। कोकिला ने चाय का स्वाद बिना चखे ही कहा, यक, ये चाय भी तेरे चेहरे की तरह फीकी है। सारा शक्कर चट कर गई क्या? इस तरह कहते हुए कोकिला गरम गरम चाय सुनीता के चेहरे पर डाल देती है। इससे सुनीता का चेहरा जल जाता है। फिर भी वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोती रहती है। इतने में उसका पति रमेश वहां आता है। वो कहता है, अरे सुनीता, तुम्हारा चेहरा कैसे जल गया? चलो हॉस्पिटल चलते हैं। कुछ नहीं जी, थोड़ी सी चाय गिर गई। इतनी छोटी सी बात के लिए हॉस्पिटल क्यों? घर में क्रीम है, मैं लगा लूंगी। ठीक है, रसोई में थोड़ा देखकर काम किया करो। अगले दिन सुनीता की तबीयत बिगड़ जाती है। वो रमेश को कहने पर हॉस्पिटल जाने के लिए हॉल में आते हैं। इतने में कोकिला कहती है, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? सुनीता की तबीयत ठीक नहीं है माँ, हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। सुबह सुबह कौन सा डॉक्टर मिलेगा? बाद में ले जाऊंगी, तुम अभी रेडी होकर ऑफिस चले जाओ। रमेश चुपचाप वहां से जाकर ऑफिस के लिए रेडी होकर जाते हुए कहता है, ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ, तुम सुनीता को हॉस्पिटल संभाल कर ले जाना। रमेश घर के बाहर जाते ही सुनीता को बुलाकर, क्यूरी करमजली, घर के काम वाम से बचने के लिए तबीयत का बहाना बनाती हो। सारी नौटंकी मेरे बेटे के पास चलेगी, मेरे पास नहीं। जाओ जाकर काम करो। ऐसा कहकर सुनीता रोती हुई रसोई घर में जाकर खाना बनाने लगती है। इससे वो बहुत थक जाती है, फिर भी घर के सारे काम करने लगती है। इस तरह 3 दिन गुजर जाते हैं। सुनीता की तबीयत और खराब हो जाती है। रमेश अपनी माँ से कहता है, सुनीता की तबीयत और बिगड़ती जा रही है, थोड़े घर के काम तुम भी किया करो ना माँ, सुनीता को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। ठीक है बेटा, उससे कहना कि आराम करे, सारे काम मैं ही कर लूंगी। फिर से रमेश बाहर जाते ही सुनीता को बुलाकर वो सारे काम करवाने लगती है। सुनीता आंगन में जाते रहती है। इतने में उसे चक्कर आकर वो गिर जाती है। इधर कोकिला आराम से बैठकर टीवी देखती रहती है। तभी रमेश ऑफिस से वापस आकर आंगन में पड़ी सुनीता को देखकर कहता है, सुनीता, सुनीता, क्या हुआ तुम्हें? रमेश सुनीता को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सुनीता हिलती ही नहीं। तुरंत ही वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। तब डॉक्टर चेकअप करके कहता है, देखो रमेश, तुम्हारी पत्नी बहुत ही कमजोर है, समय पर लेकर आए वरना इसकी जान भी जा सकती थी। ये बातें सुनकर रमेश शॉक हो जाता है। थोड़ी देर के बाद सुनीता को होश आता है। तब सुनीता सारा विषय अपने पति को बताती है। तब रमेश कमजोर सुनीता को लेकर घर वापस आता है। माँ हो इसलिए तुम पर भरोसा किया, तुमने उसका प्राण लेना चाहा, वो भी किसी माँ की बेटी है, यह मत भूलना। कहते हैं औरत का दर्द एक औरत ही समझ सकती है, लेकिन तुमने समझा नहीं, तुम केवल माँ से ज्यादा सास बनकर सोच रही हो। ऐसी बात नहीं है बेटा। प्लीज कुछ मत कहना माँ, तुम अभी एक अच्छी माँ नहीं हो, सिर्फ घमंडी सास हो। मैं अभी मेरी पत्नी को लेकर घर छोड़कर जा रहा हूँ।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा, फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। उस दिन से कोकिला सुनीता की अच्छी देखभाल करते रहती है। चालाक सास, होशियार बहू। किशनगढ़ नाम के गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक बेटा था मोहन, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था। मोहन पढ़ाई खत्म करके शहर में ही नौकरी करने लगा। वो अपनी माँ विमला को भी शहर बुला लेता है। वो शहर में ही अपनी पसंद की लड़की रीमा से शादी कर लेता है। रीमा शहर में रहने के बावजूद बहुत ही शांत स्वभाव और होशियार लड़की थी। विमला को रीमा बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो हमेशा रीमा के कामों में गलतियां ढूंढती है। एक दिन सब खाना खाने बैठे थे, तभी विमला भी खाना खा रही थी। बहू, क्या तुमने खीर बनाई है? हाँ माँ जी, ये लीजिए, खाइए। विमला खीर को लेकर एकदम से रोने लगती है। ये देखकर मोहन कहता है, अरे क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? अरे बेटा, बहू मुझे मारना चाहती है। ये जानती है कि मैं डायबिटीज की पेशेंट हूँ, फिर भी इसने मीठी खीर बनाई। मुझे मारना चाहती है ये। अरे रीमा, ये क्या, तुम जानती हो कि माँ को डायबिटीज है, फिर भी तुम उनके लिए मीठी खीर क्यों बनाई? अरे ये मिठाई मैंने शुगर फ्री से बनाया है, जो चीनी होते हुए भी चीनी नहीं है। ये डायबिटीज के मरीजों के लिए है, इसे हम भी खा सकते हैं, इसीलिए मैंने इससे मिठाई बनाई है। अरे रीमा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जो तुम माँ का इतना ख्याल रख रही हो। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है, तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं क्या? इधर विमला अपने मन में ही सोचने लगती है, अरे कमबख्त, इस बार भी बच गई। कोई बात नहीं, इसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगी। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, पर रीमा विमला के दिल में जगह नहीं बना पा रही थी। एक दिन रीमा अपने कमरे में सो रही थी कि विमला चुपके से जाकर रीमा के कमरे का पंखा बंद कर देती है और जाकर अपने कमरे में सो जाती है। रीमा नींद से जागकर कहती है, अरे ये पंखा कैसे बंद हो गया? लगता है मैंने स्विच डालना ही भूल गई शायद। ऐसा कहकर वो अपने कमरे से बाहर आती है। विमला अपने कमरे में सो रही थी। ये देख रीमा रसोई में खाना बनाने जाती है। रीमा रसोई में खाना बनाकर अपने कमरे में जाती है। विमला ये देख सब्जी में ज़्यादा मिर्च डाल देती है और जाकर टीवी देखने लगती है। शाम को जब सब खाना खाने के लिए बैठे थे, मोहन सब्जी मुंह में डालकर एकदम से चिल्लाता है, पानी पानी, हे भगवान, इतनी मिर्ची! अरे रीमा, खाना किसने बनाया? जी वो मैंने ही बनाया है। अरे बाप रे, इतनी मिर्ची! खाना बनाते वक्त कहाँ ध्यान था तुम्हारा? रीमा एकदम से सहम जाती है। इतने में विमला कहती है, अरे छोड़ दे बेटा, शायद गलती से पड़ गया होगा। अभी तू दही से खाना खा ले। मोहन खाना खा लेता है। रीमा सोच में पड़ जाती है कि सुबह से उसके साथ क्या हो रहा है। अगले दिन रीमा मोहन के कपड़े प्रेस कर रही थी। मोहन उसे आवाज देता है, रीमा, रीमा, मेरा बटवा कहाँ है? आयरन बॉक्स का स्विच ऑफ करके मोहन को बटवा देने जाती है कि इतने में विमला वहां आकर आयरन बॉक्स का स्विच ऑन कर देती है। विमला को स्विच ऑन करते हुए रीमा देख लेती है। अच्छा, तो ये सब आपकी हरकतें हैं सासू माँ? मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी आपकी ही बहू हूँ। अब देखिए मेरा जवाब। ये सोचकर रीमा मोहन के कपड़े निकालकर विमला की साड़ी आयरन बॉक्स के नीचे रख देती है और वहां से चली जाती है। साड़ी जलने की बू आ रही थी। विमला मन ही मन में खुश हो जाती है और सोचती है, आज तो बहू की खैर नहीं, मोहन का फेवरेट शर्ट जो जल गया, अरे वाह, खूब मजा आने वाला है। ये सोचकर वो खुशी खुशी आयरन बॉक्स के पास जाती है। वहां उसकी खुद की साड़ी जल रही थी। ये देखकर विमला जोर से चिल्लाती है, हाय रे, हाय राम, मेरी साड़ी! विमला की आवाज सुनकर मोहन और रीमा वहां आते हैं। अरे बेटा देखा, रीमा ने मेरी साड़ी जला दी। अरे माँ, तू अपने कपड़े खुद प्रेस करती हो, तो रीमा तुम्हारी साड़ी क्यों जलाएगी? माँ जी की उम्र हो गई है, शायद भूल गई होंगी। माँ जी, आइंदा से आप अपने कपड़े मुझे दे दीजिए, मैं प्रेस कर दूंगी। एक दिन विमला अपने बहू के खिलाफ कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप अपने कमरे में सो रही थी। यह देख रीमा बहुत परेशान हो जाती है।
अरे ये सासू माँ को आज क्या हो गया? सुबह से मेरे खिलाफ एक भी चाल नहीं चली। ये सोचकर वो विमला के लिए उसके कमरे में चाय ले जाती है। सासू माँ, क्या बात है? आज सुबह से आपके मुंह पर ताला लगा हुआ है। विमला कुछ नहीं कहती। ये लीजिए, गर्मा गर्म चाय पीजिए। विमला बुखार से तड़प रही थी। ये देखकर रीमा कहती है, अरे आपको तो बहुत बुखार है, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। ऐसा कहकर रीमा डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर देखकर कहते हैं, डरने की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा वायरल फीवर है, वक्त पर दवाई देते रहना, सब ठीक हो जाएगा। रीमा सास का दिन रात ख्याल रखती थी। बस कुछ ही दिनों में विमला की तबीयत ठीक हो जाती है। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने हमेशा तुम्हें तंग किया, पर फिर भी तुमने मेरी खूब सेवा की। अरे सासू माँ, हमारा रिश्ता ही अनोखा है, अगर छोटी मोटी नोकझोंक ना हो तो इसमें मजा ही नहीं। इस तरह वो सास बहू की नोकझोंक के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारते हैं।